नमस्कार साथियों, कलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण ख्यालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी आप रीट लेवल 1 के जो भी विद्यार्थी हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, तो हम आपका जो 5वां पार्ट है आपके सिलेबस का पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, तो उसकी क्लासें आज से शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस को हम क्रमबद्ध तरीके से जिस प्रकार से हमें दिया गया है वही टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ईवीएस के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो अगर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए पॉइंट की बात करें तो हमारा जो रीट लेवल 1 में जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जिसकी आज ये पहली क्लास होने वाली है। ईवीएस के अगर सिलेबस की बात करें, बहुत ब्रॉड सा सिलेबस है, लेकिन हमें इसे कुछ बोर्ड एनसीईआरटी से मर्ज करते हुए बहुत ही सीमित स्तर पर और कंसेप्ट क्लियर करते हुए इस प्रकार से करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें और मैक्सिमम नंबर हमें रीट में प्राप्त हो सके। अगर हम बात करें ईवीएस में, तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, हम शुरुआत करेंगे ईवीएस में आज यूनिट फर्स्ट से। और यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है, यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, और उसका नाम है परिवार। चैप्टर फर्स्ट है आपका परिवार, और परिवार में भी बात की गई है आपसी संबंध किस प्रकार से बने थे, पहले किस प्रकार से थे, धीरे धीरे किस प्रकार से परिवार नामक जो संस्था थी वो आगे बढ़ी, और जो वर्तमान में हमें परिवार देखने को मिलता है वो किस प्रकार से उसका विकास होता गया। जनरली हम परिवार के अर्थ के बारे में, परिवार की विशेषताओं के बारे में, उनके अंदर पाए जाने वाले संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दिया हुआ है एकल और संयुक्त परिवार। तो हमें परिवार के और प्रकारों का, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, इनका अध्ययन नहीं करना है। सिलेबस हमें कह रहा है केवल आपको संख्या के आधार पर एकल और संयुक्त परिवार को पढ़ना है। तो हम एकल और संयुक्त परिवार क्या होते हैं, उनकी क्या गुण हैं, उनके क्या दोष हैं, और वर्तमान में उनमें क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो इन सब का अध्ययन करेंगे हम परिवार चैप्टर से। ठीक है, तो अभी हमारे सिलेबस की बात हो गई है, ईवीएस शुरू करेंगे और उसमें भी लेंगे परिवार जो हमारा टॉपिक है। तो अभी हम शुरू करते हैं परिवार से। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो आपका जो आप हेडिंग डाल लीजिए और आपका पहला पॉइंट रहेगा परिवार। परिवार, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है हमें बोर्ड द्वारा या जो आपकी रीट लेवल 1 की एग्जाम होने वाली है उसमें पूछे जा सकते हैं। परिवार से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें परिवार की, तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो या पूछे जाने की संभावना है कि परिवार, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं फैमिली, परिवार की जो अंग्रेजी शब्द है वो है फैमिली। तो वो पहला क्वेश्चन उठता है कि ये जो फैमिली शब्द था इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो फैमिली एक अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति होती है एक लैटिन भाषा के शब्द से, जो शब्द है फेमुलस। फेमुलस, इस फेमुलस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फेमुलस एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है आपको इसका शाब्दिक अर्थ। सेवक या नौकर। बस, तो आपको पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है परिवार में वो ध्यान में रखना है फैमिली एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी उत्पत्ति हुई है फेमुलस शब्द से। फेमुलस एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवक या नौकर। तो यहाँ तक आई होप बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है फैमिली फेमुलस शब्द से और इसका अर्थ है सेवक या नौकर। तो आप इसको उतार लीजिए आराम से। फैमिली फेमुलस लैटिन भाषा का शब्द है और शाब्दिक अर्थ है सेवक या नौकर। ठीक है, अब हम कुछ परिवार से संबंधित कुछ जो समाजशास्त्री थे, जो कुछ दार्शनिक थे, उन्होंने कुछ
विशेषताएं इनकी बताई थी, कुछ स्टेटमेंट इनके बारे में कहे थे। तो हो सकता है इस बार की अगर एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार ये परिवार टॉपिक स्किप हुआ है, तो इस बार परिवार से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस कथन का संबंध किस विद्वान से है, किस समाजशास्त्री से है। तो कुछ विशेषताएं हैं, उनमें हमें कुछ व्यक्तियों के, ज़्यादा नहीं, 4-5 कुछ समाजशास्त्री हैं वैश्विक स्तर पर, उनके नाम ध्यान में रखने होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा अर्थ व विशेषताएं। अर्थ व विशेषताएं। अब हम इसमें कुछ बातें करेंगे अर्थ और विशेषताओं में, कि परिवार का वैसे परिभाषा अगर हमें देनी हो, क्योंकि ये आपके एक बार इससे जस्ट जो पिछली रीड थी उसमें सीधा सीधा पूछ भी लिया था, एकल परिवार की परिभाषा ही दी हुई थी कि एकल परिवार कौन से कहलाते हैं, उसी आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि परिवार, अगर परिभाषा मोटी मोटी ध्यान में रख लेंगे तो क्या होगा, इससे आपको कुछ विशेषताएं ध्यान में हो जाएंगी कि एक परिवार है उसमें क्या क्या होता है। जनरली यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिवार में, जो भी परिवार में हम सभी रहते हैं, तो हम जनरली जानते हैं कि परिवार की क्या क्या विशेषताएँ हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर सामान्य शब्दों में अगर आपको इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, परिवार माता पिता, परिवार माता पिता तथा उनके बच्चों का, एक समूह है। तो आपको सामान्य शब्दों में परिवार की जो परिभाषा है वो ध्यान में रखनी है कि माता पिता तथा उनके बच्चों का एक समूह है, ही क्या है, परिवार है। तो परिवार किसे कहते हैं, माता पिता तथा उनके बच्चों का एक समूह है, वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई, फेमुलस और परिवार किसे कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जनरली उनकी परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा परिवार की विशेषताएं। आगे हम अब बात करते हैं परिवार की विशेषताएं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा परिवार की विशेषताएं। यहाँ से हम आपसी संबंधों के बारे में भी बात कर लेंगे और परिवार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका है। तो ये तो जनरली आप सभी जानते हो, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं परिवार, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालक की प्रथम पाठशाला है, उसमें जो भी ऑप्शन होंगे आपको ध्यान रखना है परिवार। और कई बार ये भी पूछ सकते हैं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है ये प्लेटो का कथन है। दार्शनिक हुए थे, एथिक्स में बड़े नीति शास्त्र दिया था इन्होंने, प्लेटो का दर्शन। तो प्लेटो, तो किसका कथन है, प्लेटो का कथन। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, किसका कथन है, प्लेटो का कथन है। और कथन क्या है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार, फैमिली। आप भी जिस समाज में रहते हो उसकी जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो व्यक्ति विशेष नहीं होता, समाज परिवारों से मिलकर बनता है। इसका मतलब हुआ कि समाज जिन परिवारों से मिलकर बना है उसकी एक पर्टिकुलर सबसे छोटी इकाई हो गई एक
परिवार, ठीक है। वो परिवार 3 लोगों का एक एकल परिवार भी हो सकता है, या 4 पीढ़ियां साथ रही हो ऐसा संयुक्त परिवार भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, इसके साथ आप एक स्टेटमेंट भी ध्यान में रख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे अगस्ते काम्टे। अगस्ते काम्टे, ये कथन आप इसके साथ याद रख लोगे तो दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रख लेना, काम्टे। बस इनसे मिलता जुलता स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट था परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई का मतलब होता है बेसिक यूनिट। तो आधारभूत यानी कि वही बात हो गई कि परिवार से मिलकर ही कौन बनेगा? समाज। और समाज की जो सबसे छोटी या जो बेसिक या जो मिनिमम सबसे न्यूनतम जो आवश्यकता होगी वो होगा परिवार। तो आपको ध्यान में रखना है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। अगर बालक की प्रथम पाठशाला है, यहीं से लिंक करके आप समझ जाओगे। ये एक बार समझ लिया तो इसके बाद आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। पहली पाठशाला है, इसका मतलब सीधी सी बात है, परिवार में बालक का प्रथम समाजीकरण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। समाजीकरण मतलब समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं, कौन से आपसी संबंध हैं। आपके सिलेबस में है आपसी संबंध। आपसी संबंध है कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन बड़ा है, किससे मुझे काम करवाने का अधिकार है, किसके प्रति मेरे कर्तव्य हैं, कौन मेरा दादा है, संस्तरण में कौन मुझसे ऊपर है, कौन नीचे है। ये सभी चीज़ें क्या है? प्रथम समाजीकरण। क्योंकि द्वितीय समाजीकरण हम समाज से सीखते हैं, जो पूरे समाज के साथ हम व्यवहार करते हैं वो द्वितीय समाजीकरण है। और प्रथम समाजीकरण हमारे परिवार से शुरू हो जाता है, जब हम आपसी संबंध बनाने लग जाते हैं, उन्हें समझने लग जाते हैं। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है? परिवार के कारण पॉसिबल है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो बच्चा कभी भी समाजीकरण नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके रिश्ते या आपसी संबंध बनेंगे ही नहीं। तो आपका जो सिलेबस का टॉपिक है उससे काफ़ी रिलेवेंट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ होता है? तो परिवार में। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि परिवार में बालक का प्रथम समाजीकरण होता है, जहाँ पर वो संस्कार भी सीखता है। उसके बाद हमने जब इसकी परिभाषा देखी थी तो हमने जनरल सी बात की थी। परिवार सामान्य शब्दों में माता पिता व उनके बच्चों का एक समूह है। तो सीधी सी बात है कि माता पिता अर्थात दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं, और फिर हम बात की थी उनके बच्चों की। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट होगा परिवार में दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। परिवार की जो मिनिमम शर्त है वो यही है कि परिवार में एक दंपति कम से कम होनी चाहिए। दंपति है मतलब पति पत्नी होने ही चाहिए। तो पति पत्नी है तो सीधी सी बात है माता या पिता। तो परिवार में दो भिन्न लिंग वाले हो गए, एक पिता हो गया, एक माता हो गया। ठीक है, तो कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आई होप आपने साथ साथ में नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये आपको लिख भी लेना है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसे। प्लेटो ने कहा था, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, अगर आपने नहीं भी लिखा हो तो साथ में आप लिख भी लेना इसे। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ये प्लेटो का जो कथन था वो था कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है।
इसी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल और कंपटीशन इस हद तक पहुंच गया है कि 140 मार्क्स भी श्योर सेफ स्कोर है या नहीं कहा नहीं जा सकता। तो आपको छोटी छोटी बारीकियों पर, तकनीक पर काम करना होगा। जनरली सिंपली जो भी आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस में आते हैं तो 20-22 क्वेश्चन तक जनरली थोड़ी मेहनत करने के बाद पहुंचा जा सकता है, 25 तक भी। लेकिन आज का दिन कंपटीशन ऐसा हो गया है कि हमें 100% जाने की ज़रूरत होने लग गई है, इसलिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत इस बार, क्योंकि जो अभी रीट हुई है उसको देखते हुए ये हमारे लिए सबक है कि हमें बहुत डेप्थ में जाकर अध्ययन करना होगा। अगस्त्य कामटे ने कहा कि ये परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार में बालक का प्रथम समाजीकरण होता है। परिवार में दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर दंपति रह रहे हैं, दो भिन्न लिंग वाले वयस्क रह रहे हैं, तो उनमें निश्चित यौन संबंध भी पाए जाएंगे जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो अब हम बात कर लेंगे जो नेक्स्ट है उसकी। तो आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है, एक व्यक्ति था जिसने स्टेटमेंट दिया था मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। तो दो भिन्न लिंग वाले जो वयस्क है वो एक साथ रह ही रहे हैं। तो इन्होंने कहा परिवार एक ऐसा समूह है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें निश्चित दो भिन्न लिंग वाले वयस्क तो हैं ही, तो जिसमें निश्चित यौन संबंध पाए जाते हैं। निश्चित यौन संबंध पाए जाते हैं। बच्चे का जन्म लालन पालन देखिए, बच्चे का जन्म, लालन पालन तथा पोषण भी होता है। तो बच्चे का जन्म, लालन पालन एवं पोषण होता है। यह आपको बस ध्यान में रखना है। मैकाइवर एवं पेज रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रख लो। कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित यौन संबंध, अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिलता है कि निश्चित यौन संबंध पाया जाता है, क्योंकि दो भिन्न लिंग वाले वयस्क हमने विशेषता देखी है, तो ये स्टेटमेंट था मैकाइवर एवं पेज का, जिन्होंने कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, उनमें समाज द्वारा मान्यता मिली होती है निश्चित यौन संबंध बनाने की। बच्चे का जन्म होता है, लालन पालन होता है एवं पोषण होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, समाजशास्त्री रहे हैं मैकाइवर और पेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली विशेषता अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपका ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये टॉपिक कई बार क्या होता है कि परिवार की विशेषता नहीं है, फिर वो आपको 4 स्टेटमेंट देगा, उनमें से एक ऐसी विशेषता होगी जो परिवार की नहीं होगी, 3 विशेषताएं होंगी, या पूछ लेगा कौन सी परिवार की विशेषता है, उनमें 3 नहीं होंगी, एक होगी। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड है, पूछे जा सकते हैं और परिवार में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, परिवार का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, अब एकल परिवार है, माता पिता और उसके बच्चे हैं, तब वो 3 होंगे, है निश्चित। अगर बड़ा परिवार है, 20 जने हैं, तो भी निश्चित है। ठीक है, निश्चित का मतलब एक सीमित आकार। ठीक है, यहाँ पर निश्चित की जगह अगर हम बात करें तो सीमित शब्द थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक सीमा है यहाँ तक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कीवर्ड है यहाँ पर।
तो परिवार का एक सीमित आकार होता है। अब वो सीमित आकार डिपेंड करता है, जैसे आप ही हैं, खुद पे आप सोच के देखिए, किसी परिवार में 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, लेकिन एक सीमित आकार है। जितने भी सदस्य हैं वो एक सीमित आकार है। आप सभी जानते हैं कि मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, ठीक है। तो ये है, परिवार का एक सीमित आकार भी होता है, ठीक है। लेकिन एक खास बात और है, परिवार एक समिति के रूप में, एक समिति है ये, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समिति भी कहा है, सहजता भी कहा है, समूह भी कहा है, ठीक है। कोई समूह है, उसकी निश्चित सभ्यता संस्कृति होती है, तब वो एक संस्था बन जाती है। और समिति इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसका निश्चित संगठन नहीं है, यानी इसमें परिवर्तन संभव है। अभी हम बात करेंगे परिवर्तन कैसे संभव है। आप पहले इतना ही देखिए, परिवार एक समिति के रूप में स्थायी व अस्थायी दोनों रूप में है। परिवार समिति के रूप में स्थायी व अस्थायी दोनों स्वरूप में है या दोनों रूप में है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम, स्थायी का मतलब है कि एक परिवार है वो संस्था के रूप में समाज में रहेगी। 3 का है, 5 का है, एक परिवार है। इसका मतलब समाज के दृष्टिकोण से एक अक्ष जो परिवार है वो समाज में रह रहा है, इसका मतलब वो एक स्थायी रूप से उसका मेंबर है। लेकिन अस्थायी रूप से इसकी सदस्यता में परिवर्तन होना, इसको आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए मृत्यु या तलाक के कारण परिवर्तन, मृत्यु, तलाक या विवाह के कारण परिवर्तन। अब ये आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए अक्ष परिवार है, वो एक समाज का हिस्सा है, इसका मतलब वो स्थायी है, वो वहां है, उसका एक मेंबर है, इसलिए ये स्थायी शब्द मैंने काम में लिया। अब अस्थायी किस रूप में है? मान लीजिए कि जो अक्ष परिवार की हम बात कर रहे हैं उसमें 7 सदस्य हैं, अक्ष परिवार में 7 सदस्य हैं। अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई तो अब सदस्य हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार से ये संख्या में अस्थायी स्वरूप भी अपने में रखती है, ठीक है। स्थायी अस्थायी दोनों है, ध्यान रखना। लेकिन किस स्वरूप में स्थायी है? वो एक समाज की संस्था के रूप में स्थायी है, लेकिन एक समिति के संख्या, सदस्यों की संख्या के रूप में अस्थायी है। मान लीजिए तलाक हुआ, घर का एक सदस्य चला गया, कमी हो गई। विवाह होने पर घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ, तो इस प्रकार से उसकी जो संख्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों रूप में है, ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें स्थायी समिति की, तो ये कहने वाले भी थे जो समाजशास्त्री, उनका नाम था ओगबर्न एवं निमकोक। उनका भी एक स्टेटमेंट देखेंगे पहले, और उसके साथ ही हमारा परिवार से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैकाइवर एवं पेज, 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ, निश्चित यौन संबंध, बच्चे का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, पोषण हुआ, ये जनरली आप सभी जानते हैं। परिवार का एक सीमित आकार होता है। परिवार एक समिति के रूप में स्थायी व अस्थायी दोनों रूपों में देखने को हमें मिलती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। अब स्थायी समिति है, ये कहने वाले व्यक्ति थे ओगबर्न एवं निमकोक, उनकी भी बात कर लेंगे। अगर ये पूछ लिया कि परिवार को एक स्थायी समिति बनाने वाले विद्वान थे या दार्शनिक समाजशास्त्री थे, तो हमें ध्यान रखना है ओगबर्न एवं निमकोक। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उनके बारे में भी एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये है ओगबर्न एवं निमकोक। ओगबर्न एवं निमकोक, तो आपको ओगबर्न एवं निमकोक का कथन ध्यान में रखना है। परिवार
एक स्थायी समिति है, एक स्थायी समिति है जिसके मूल में, ठीक है, परिवार एक स्थायी समिति है जिसके मूल में या केंद्र में, जिसके मूल में पति पत्नी है, जिसके मूल में पति पत्नी है, चाहे उनके संतान हो अथवा न हो। तो ये आपको ओकबर्न एवं निम्कोक लास्ट जो विशेषता थी उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतने मैकाइवर, पेज, अगस्त्य काम्टे, प्लेटो, ये ओकबर्न एवं निम्कोक, ये कुछ स्टेटमेंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। 4-5 स्टेटमेंट है, ज़्यादा नहीं है। ओकबर्न एवं निम्कोक ने कहा परिवार एक स्थायी समिति है जिसके मूल में पति पत्नी है, चाहे उनके संतान हो या उनके संतान ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने बात कर ली है परिवार की जो विशेषता थी। अब हमें बात करनी है कि ये जो परिवार, जिस समिति या जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, जो आपसी संबंध हमें देखने को मिलते हैं, क्या ये आपसी संबंध इसी स्वरूप में चिरकाल से या प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, या किस प्रकार से हमें वर्तमान जो परिवार है ये देखने को मिला था। तो ये परिवार की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से समय दर समय बदलती गई और आगे बढ़ती गई। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा परिवार का विकास क्रम, ठीक है, जिसमें हम आपसी संबंधों को जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन देखेंगे, समय के साथ किस प्रकार वो परिवर्तित होता गया। तो यहाँ तक ओकबर्न एवं निम्कोक, आई होप यहाँ तक हमने केवल जो चीज़ें देखी हैं वो है परिवार, फैमिली, फेमुलस यानी सेवक या नौकर, परिवार का अर्थ माता पिता, उनकी संतान। लेकिन ओकबर्न कहता है माता पिता ही सफिशिएंट है परिवार के लिए, चाहे संतान हो या ना हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक मिनिमम डेफिनेशन यही है, माता पिता और उनके संतान। प्लेटो है, समाज वो बताता है परिवार बालक की पहली पाठशाला है। अगस्त्य काम्टे उसे प्रथम समाजीकरण कहता है। मैकाइवर एवं पेज कहता है दो भिन्न लिंग वयस्क साथ रहते हैं जिनमें निश्चित यौन संबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो स्थायी भी है और अस्थायी भी है। तो इस प्रकार से हमने परिवार की विशेषताएं देख ली, परिवार का अर्थ देख लिया। अब हम परिवार का विकास देखेंगे और चौथा पॉइंट रहेगा परिवार का संख्या के आधार पर विभाजन, एकल और संयुक्त। वो संख्या के आधार पर रहता है या पीढ़ियों के साथ रहने पर डिपेंड करता है, वो भी हम बात करेंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका परिवार का टॉपिक सिंपल सा है। आप अगर वापस रिवाइज करेंगे तो 10 या 5 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेंगे इस टॉपिक को, और एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना यहाँ से रहेगी। तो अगला पॉइंट लेते हैं हम, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली बात करें वो था शास्त्रीय या परंपरागत या पितृस्थात्मक सिद्धांत। शास्त्रीय, परंपरागत या पितृस्थात्मक सिद्धांत। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको देखने में लग रहा है शास्त्रीय, परंपरागत या पितृस्थात्मक सिद्धांत क्या कह रहा है। तो ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि पहले परिवार का आदिम स्वरूप पितृस्थात्मक था। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, आपको केवल इतना ध्यान में रखना है ये सिद्धांत किसने दिया था। ये सिद्धांत दिया था प्लेटो व अरस्तु ने। दार्शनिक थे बहुत बड़े, तो इन्होंने अपने दर्शन में ये दिया था, प्लेटो और अरस्तु ने। तो इसका अगर आप अर्थ ध्यान में रखना चाहें तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि परिवार का आदिम स्वरूप
पितृसत्तात्मक था। वर्तमान में भी हमें यही देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, और घर का मुखिया होता है पुरुष। पुरुष की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है, जो उसका बड़ा पुत्र होता है, वो घर का मुखिया बनता है। इस प्रकार से यह सत्ता का हस्तांतरण पुरुष पक्ष द्वारा एक से दूसरे में उसकी संतान में चलता रहता है। जबकि मातृसत्तात्मक में उसकी माता होती है, माता के बाद उसकी बेटी घर की मुखिया होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरली शादी के बाद माता का जो घर है या जो स्त्री का घर है वहाँ पुरुष रहता है, जबकि पितृसत्तात्मक पितृ स्थानीय भी होता है, जहाँ पर पिता के घर में ही यानी पुरुष के घर में स्त्री का रहना होता है। जनरली कुछ आदिवासी समुदाय हैं, केरल की कुछ जनजाति भी है, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं जहां मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। लेकिन जनरली भारतीय जो समाज है जहां हम रह रहे हैं उसमें हमें पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ है घर का मुखिया होगा पुरुष। ठीक है, उसके बाद वो सत्ता का हस्तांतरण करता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का हस्तांतरण होता जाएगा और घर का मुखिया हमेशा एक पुरुष बना रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शास्त्रीय या परंपरागत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत था। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक सिद्धांत था। और इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है। वो कह रहे हैं कि यौन साम्यवाद के कारण मातृसत्तात्मक सिद्धांत था। तो दूसरा जो सिद्धांत था वो था यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो थे मॉर्गन और ब्रीफाल्ट। मॉर्गन और ब्रीफाल्ट ने ये स्टेटमेंट या ये जो सिद्धांत था ये दिया था। नाम से पता चल रहा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। समझने के लिए मैं आपको जनरली बता देता हूं। तो आपको ध्यान में रखना है, प्राचीन समय में विवाह व परिवार जैसी सहजता नहीं थी तथा यौन संबंधों हेतु कोई सामाजिक नियम नहीं था। कोई सामाजिक नियम नहीं था। इसको समझने के लिए आप सोचिए, जब शुरुआत हुई थी पाषाण काल में, जब मानव बना था, तो उस समय परिवार नहीं था, विवाह जैसी कोई सहजता नहीं थी, कोई सामाजिक नियम नहीं था। जिस प्रकार से एक जानवर था उसी प्रकार से एक इंसान भी जीवन व्यतीत करता था। आप वर्तमान में जानवर से तुलना की जा सकती है। देखिए, जो जानवर आप अपने आसपास देखते हो उनके लिए परिवार विवाह जैसी कोई सहजता नहीं है, कोई सामाजिक नियम नहीं है यौन संबंध बनाने हेतु। तो जो तीसरा सिद्धांत आया था वो इसी के आधार पर आया था कि यौन साम्यवाद के कारण पितृत्व का निर्धारण करना कठिन था। बच्चे को केवल इतना पता होता था कि मेरी माता कौन है, उसे ये नहीं पता था कि पिता कौन है। इसलिए पितृत्व निर्धारण करना कठिन होने के कारण समाज किस प्रकार का बना, मातृसत्तात्मक। तो ये पितृसत्तात्मक जो प्लेटो अरस्तु है, इसके विपरीत एक उदाहरण आई कि समाज जो शुरुआत में था वो था मातृसत्तात्मक और फिर धीरे धीरे पितृसत्तात्मक बना। तो हमें तीसरा जो सिद्धांत है वो ध्यान में रखना है, मातृसत्तात्मक। और आपको केवल इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था। जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है वो यौन साम्यवाद से ही जुड़ा हुआ सिद्धांत था। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत
और मातृत्वात्मक सिद्धांत देने वाले ब्रीफोल्टी थे, जिन्होंने यौन साम्यवाद के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाज को मातृत्वात्मक सिद्धांत कहा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें शास्त्रीय परंपरागत या पितृत्वात्मक सिद्धांत की, तो ये प्लेटो या अरस्तु का था, जिसमें परिवार का आदिम स्वरूप पितृत्वात्मक बताया गया है। उसके बाद में यौन साम्यवाद का सिद्धांत था, जो मॉर्गन व ब्रीफाल्ट ने दिया, और इसी यौन साम्यवाद के आधार पर कहा गया कि मातृत्व तो निर्धारण हो जाता था, लेकिन पितृत्व का निर्धारण करना कठिन होने के कारण समाज का जो आदिम स्वरूप था वो कैसा था, वो मातृत्वात्मक था। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपको 3 सिद्धांत हैं, एक दो सिद्धांत और हैं, अगर पूछ लिया तो आप केवल नाम याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं, केवल नाम याद रखने हैं आपको। तो ये मातृत्वात्मक सिद्धांत पूछेगा वो किसकी द्वारा बताया गया, तो आप इतना ध्यान रखना ब्रीफोल्ट। अगर वो पूछे यौन साम्यवाद, तो या तो मॉर्गन या ब्रीफोल्ट एक ऑप्शन होगा। शास्त्रीय पितृत्वात्मक सिद्धांत होगा तो सीधी सी बात है प्लेटो या अरस्तु के बारे में आपको पूछ सकता है। एक दो सिद्धांत और हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे आप तो आराम से याद हो जाएंगे। अब देखिए, जो वर्तमान में किस प्रकार का समाज है, एक विवाही परिवार सिद्धांत। एक विवाही परिवार सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए आप, एक व्यक्ति हुए थे वेस्टरमार्क, क्या नाम था उनका, वेस्टरमार्क। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वेस्टरमार्क ने, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हमें पुस्तक ध्यान में नहीं रखनी, पूछी नहीं जाएगी, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। वेस्टरमार्क ने उसमें बोला कि पहले बहु विवाह चल रहा करते थे, कि एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता था या एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती थी, यानी बहुपति और बहुपत्नी परिवार थे। धीरे धीरे उन दोनों ने, वेस्टरमार्क के अनुसार, धीरे धीरे उन दोनों ने एक दूसरे पर अधिकार जताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार केवल मेरा ही अधिकार होना चाहिए आप पर, केवल किसी और का नहीं। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों ने एक दूसरे पर अधिकार जमाना शुरू किया, तो एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के बंधन में बंधने लग गए। उन्होंने बहु जो विवाह था उस प्रथा को त्याग दिया, यानी एक स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह करने लग गई, और इस प्रकार से जो परिवार बना वो ही कहलाया एक विवाही परिवार। इसमें आपको आगे वर्णन नहीं करना है, बस माइंड में इतना ही ध्यान रखना, एक विवाही यानी एक पुरुष एक स्त्री, ये क्या था, एक विवाही। और इसके विपरीत कंडीशन क्या है, बहुविवाही परिवार। जो हम पीछे जितने भी पढ़ते आए हैं 3 सिद्धांत, वो सारे बहुविवाही थे, क्योंकि वहां पर कोई निश्चित सामाजिक नियम नहीं थे। तो आपको ध्यान में रखना है, एक विवाही परिवार सिद्धांत, ये किसने दिया था, वेस्टरमार्क ने। और उसके बाद में जो मॉर्गन महोदय थे यौन साम्यवाद वाले, उन्होंने इन सभी सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया, और उसे एक साथ ही हमने नाम दे दिया, विकास के स्थान पर परिवार का उद्विकासीय क्रम। एक और आप ध्यान में रख लीजिए, उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत। ये दिया था मॉर्गन ने, उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत दिया था मॉर्गन ने, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ खास नहीं है, वो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी को हमने एक साथ इन्होंने मॉर्गन महोदय ने प्रस्तुत कर दिया। जैसे इन्होंने सबसे पहले बताया समरक्त विवाह, समरक्त विवाह, नाम से पता चल रहा है समरक्त विवाह के लिए कोई सामाजिक नियम नहीं था, वही जानवरों वाली कहानी थी, कोई किसी के भी साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र था, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, समरक्त का मतलब है यौन संबंधों पर कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं। तो
ये यौन साम्यवाद के कारण जो परिवार बने थे वो कहलाए थे समरक्त विवाह परिवार, यौन साम्यवाद पर आधारित थे। अब हम बात करते हैं समूह विवाह की। ठीक है, समूह विवाह, तो ध्यान रखिए समूह विवाह क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखा देता हूँ इसकी थ्योरी भी। समूह विवाह का मतलब है, मान लीजिए कि एक घर में जितने भी भाई हैं उन सभी का विवाह एक साथ दूसरे घर की सभी बहनों के साथ कर दिया जाना। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है समूह विवाह में एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ इसका उदाहरण है डेरी जनजाति, ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आजकल भी देखने को मिलता है। एक परिवार में जैसे 3 भाई हैं, एक परिवार की 3 बहनें हैं, शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ और वहाँ में फ़र्क है। यहाँ देखिए क्या फ़र्क था। समूह विवाह में एक परिवार के सभी भाइयों का, जैसे 4 भाई हैं, दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ, अब वो 3 हैं, 4 हैं, 5 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक साथ सबके साथ विवाह होता था। सभी भाइयों का उन सभी बहनों पर समान अधिकार होता था संबंध बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम था समूह विवाह परिवार, जिसमें सभी स्वतंत्र थे आपसी संबंध बनाने के लिए। लेकिन जो तीसरा प्रकार है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सिंडेस्मियन परिवार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सिंडेस्मियन परिवार किसे कहते हैं। सिंडेस्मियन परिवार, देखिए सिंडेस्मियन परिवार किसे कहते हैं। समूह विवाह में ही थोड़ा सा चेंज करना है। समूह विवाह में एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ, यानी जैसे मान लीजिए कि एक परिवार के 4 भाई हैं, दूसरे परिवार की 4 बहनें हैं, तो एक भाई, उन 4 भाइयों का एक भाई उन चारों बहनों का बराबर से अपनी पत्नी का दर्जा देगा। ठीक है, और वो एक बहन उन चारों भाइयों को समान रूप से पति का दर्जा देगी। लेकिन सिंडेस्मियन में थोड़ा सा चेंज था, एक परिवार के कितने भी सदस्य हों चाहे, उनका विवाह तो एक एक स्त्री के साथ होता था अलग अलग पर्टिकुलर रूप से, लेकिन संबंध वो जैसे समूह विवाह परिवार है वैसे ही थे। यानी एक घर के सभी पुरुष सभी विवाहित महिलाओं के साथ निश्चित संबंध रख सकते थे, और ये उस समय समाज द्वारा इनको दे दी गई थी। ये मोर्गन ने ये बताया है। तो सिंडेस्मियन परिवार में आपको ध्यान में रखना है, एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ, परंतु सभी विवाहित पुरुष सभी विवाहित महिलाओं के साथ संबंध रख सकते थे। ठीक है, तो ये था उनके अनुसार सिंडेस्मियन परिवार। तो समरक्त विवाह हो गया पहला, यौन साम्यवाद के कारण मोर्गन के अनुसार। फिर हो गया समूह विवाह, यानी सभी भाइयों का विवाह सभी बहनों के साथ। ये आज भी देखा जाता है। डेरी जनजाति है, एक चुकची जनजाति है ब्राजील की, वहाँ भी देखा जाता है। इसके अलावा सिंडेस्मियन परिवार है, एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ, और यहाँ
सभी विवाहित पुरुष सभी विवाहित महिलाओं के साथ संबंध रख सकते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत जो है मॉर्गन का, उसमें। इसके अलावा उद्विकासीय क्रम के सिद्धांत में जो मॉर्गन थे उन्होंने 5 चरण बताए थे। 3 चरण की तो हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें चौथे चरण की, तो चौथा चरण इन्होंने बताया पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, और उसके बाद में वहीं वेस्ट मार्ग तक पहुंच गए एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार। ठीक है, एक विवाही परिवार आप जानते ही हैं, तो ये तो समझ ही गए थे हम, यानी एक पुरुष केवल एक स्त्री से विवाह करता था। एक स्त्री से विवाह करता था, जबकि पितृसत्तात्मक परिवार में घर का मुखिया पुरुष था, जो कई पत्नियां रख सकता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था मॉर्गन के जो उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत था। अगर हम आज इस पार्ट को, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एकल और संयुक्त परिवार। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। परिवार, अर्थ, विशेषताएं, आपसी संबंध, इतना आज हमने कवर किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, संख्या के आधार पर क्या उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या गुण है, क्या दोष है। लेकिन एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं जो आज का हमारा हुआ परिवार, जो हमारा ईवीएस का आज का हमने टॉपिक शुरू किया है। फैमिली फेमुलस शब्द से है, लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। कंप्लीटली बात समझ में आ गई। सिंपल सा परिवार की जो डेफिनेशन है वो है माता पिता तथा उनके बच्चों के जो समूह है उसी को क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परिवार की विशेषताएं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। आप सभी जानते हैं, ये स्टेटमेंट है तो आप कर सकते हो आराम से। बस प्लेटो का नाम ध्यान में रखना, ये प्लेटो का कथन है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ये कहा था अगस्ते कोम्टे ने। परिवार में बालक का प्रथम समाजीकरण होता है। पहली बार वो समाज से जुड़ना सीखता है, वो परिवार में आपसी संबंधों को सीखता है। तो आपके जो आपसी संबंध है वहाँ ध्यान रखना, आपसी संबंधों की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। परिवार में 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है माता पिता या एक दंपति का होना अति आवश्यक है। तो वो भिन्न लिंग के वयस्क हो गए, जिनमें निश्चित यौन संबंध होता है तथा बच्चे का जन्म, लालन पालन एवं पोषण होता है। तो इस प्रकार से ये मैकाइवर और पेज ने ये स्टेटमेंट दे दिया। परिवार का एक सीमित आकार होता है, वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 250 हो, लेकिन एक सीमित आकार है कि ये परिवार है। परिवार एक समिति के रूप में स्थायी व अस्थायी दोनों रूप में विद्यमान रहता है, क्योंकि वो समाज से जुड़ा है, समाज की इकाई है, उस रूप में स्थायी है, वो रहना ही है। लेकिन वो संख्या की दृष्टि से अस्थायी है, क्योंकि मृत्यु, विवाह या तलाक की दशा में या तो सदस्य कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती। अगर हम बात करें ओगबर्न एवं निमकोक का, तो इस कथन में, ये कथन मैंने आपको इसलिए लिखाया है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं माता पिता से ही परिवार बनता है, संतान हो अथवा न हो फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने परिवार की उत्पत्ति कि किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, तो सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने कहा शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांत में कि ये पितृसत्तात्मक था शुरू से,
लेकिन मॉर्गन और ब्रीफाल्ट ने कहा कि यौन साम्यवाद था, यानी कोई सामाजिक नियम नहीं था। शुरुआत में व्यक्ति जानवर की तरह रहा करता था। तो ब्रीफाल्ट ने इसका वर्णन और आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो जिस प्रकार से रह रहे थे तो पितृत्व का निर्धारण करना कठिन था, इसलिए इनका प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। क्यों था? क्योंकि बच्चे को केवल ये पता था कि उसकी माता कौन है, इसलिए वो माता के साथ रहा और माता ही वो मुखिया के रूप में रही, इसलिए मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफोल्ट ने बताया। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एक विवाही परिवार सिद्धांत, जब इस प्रकार से परिवार पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ, लोग बहुविवाह करने लगे, तो वेस्टरमार्क ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे पर अधिकार जताना शुरू किया। एक पुरुष ने एक स्त्री से विवाह किया और इस प्रकार से जो परिवार बने आगे चलकर वो ही एक विवाही परिवार कहलाए। और इन सभी को जोड़ते हुए मॉर्गन ने पूरा उद्विकासीय क्रम एक साथ बता दिया। उन्होंने क्रम लिया, सबसे पहले यौन साम्यवाद कि जहाँ पर कोई सामाजिक नियम नहीं था, कोई भी कहीं भी किसी के भी साथ संबंध बनाए जा सकते थे। उसके बाद था समूह परिवार, जहाँ पर एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ। इसी को आगे बढ़ाते हुए सिंडेस्मियन परिवार कि यहाँ पर एक पुरुष का विवाह तो एक स्त्री के साथ होता था, परंतु घर की सभी विवाहित महिलाओं के साथ संबंध रख सकते थे। तो ये था सिंडेस्मियन परिवार। इसी के आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि समाज बना पितृसत्तात्मक परिवार। आगे की बात करें तो समाज बना पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि घर का मुखिया पुरुष था जो कई पत्नियां रख सकता था। और उसके बाद में वही वेस्टरमार्क वाली बात मॉर्गन ने भी दोहरा दी कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करने लगा और इस प्रकार से जो हमें परिवार देखने को मिले वो थे एक विवाही परिवार। तो ये परिवार जो आपका चैप्टर था उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम इसका वर्गीकरण करेंगे संख्या के आधार पर, उसकी विशेषताएं देखेंगे और इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।